भार्गव सर, आपके पास आऊं। मधुरेंद्र, आपसे मेरा सवाल था, जो लेबनान के जिन इलाकों पर आईडीएफ ने कब्जा किया है, क्या वो इतनी आसानी से इजराइल मान जाएगा? वो तो जैसा भी हम कह रहे हैं ना कि इस बातचीत में भी इजराइल का कोई प्रतिनिधि नहीं है, कोई डेलीगेशन नहीं है, और नेतन्याहू तो नाराज थे। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत मिन्नतों से उन्हें मनाया कि सीज फायर कर लेते हैं। देखिए, अभी जब वॉर चल रहा था और लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने हमला बोला तो मैंने उस इलाके को विजिट किया था जी। अगर आप देखें लतानी रिवर तक का जो पूरा का पूरा बफर है, उसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा इजराइल। इजराइल की अगर ग्रेटर इजराइल के मैप में आप देखें तो उससे इतर भी अगर आप सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से देखें तो जो नॉर्दर्न इजराइल का हिस्सा है वहाँ तकरीबन 6 लाख की ऐसी आबादी है जो बिल्कुल हिजबुल्लाह के हमलों की जद में आती है। यानी अगर हिजबुल्लाह की तरफ से फायर आ रहे हैं तो आप समझिए कि नॉर्दर्न इजराइल में आपके पास 30 सेकेंड्स हैं मात्र जाने के लिए किसी भी बंकर में, और ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो कोलेटरल डैमेज है, वहाँ पर जो कैजुअलिटीज़ हैं उसकी संभावना बढ़ जाती है। और इसीलिए आप देखिए तो ईरान जितना डैमेज इजराइल का नहीं किया उतना इस वक्त हिजबुल्लाह कर चुका है, अगर आप इन टर्म्स ऑफ अगर आप डैमेज को देखें तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल क्लियर एजेंडा है। और एजेंडा अभी नहीं बल्कि वॉर शुरू होने के हफ्ते भर के भीतर ही इजराइल ने सेट कर लिया था कि उनका जो ग्राउंड ऑपरेशन है, उनका जो एरियल ऑपरेशन है, उसका समूचा फोकस कहीं और नहीं बल्कि लेबनान है। बेरूत की तरफ देखिए, दहिया की तरफ देखिए, इन तमाम इलाकों में जहां भी हिजबुल्लाह के ठिकाने थे, हिजबुल्लाह का सेटअप था, हिजबुल्लाह के जो दरअसल मिसाइल रॉकेट पाइल्स थे, उन सब पर इतनी भारी बमबारी की गई है जैसे हिजबुल्लाह के कई सेंटर्स जो हैं उनको अगर आप विजुअली देखिए तो ऐसा लगता है कि ये लेबनान नहीं गजा है। इस तरह के विजुअल आप देख सकते हैं। बिल्कुल। और लेकिन उस पर भी रिटेलिएट किया है हिजबुल्लाह ने, जिस हिजबुल्लाह को कमजोर समझा जा रहा था हमास के दौरान युद्ध में। देखिए, हिजबुल्लाह को कमजोर समझना अपने आप में भूल होगी। खासतौर पे आप देखिए तो चेन ऑफ कमांड है वो दरअसल बदलता है, लेकिन हथियारों का जो स्टॉक पाइल है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो जल्दी नहीं बदलता, क्योंकि अधिकांश जो हथियार हैं, खासतौर पर हिजबुल्लाह की अगर हम बात करें तो उसके पास है क्या, उसके पास रॉकेट्स हैं, उसके पास मिसाइल्स हैं, उसके पास ड्रोन है, और वो सबसे बड़ा ईरान का प्रॉक्सी है। और ऐसी स्थिति में आप देखिए तो इस वक्त हिजबुल्लाह के साथ जिस तरह की लड़ाई इजराइल लड़ रहा है उसमें 2 बड़े एडवांटेज इजराइल को दिखाई दे रहे हैं। एक तो लतानी रिवर तक का समूचा बफर हासिल करना, दूसरा बड़ा एडवांटेज है कि हिजबुल्लाह की जो सप्लाई लाइन है वो सीरिया की तरफ से हो रही थी। जब सीरिया में असद की सरकार गिरी उसके बाद से गोलान हाइट के आगे भी अपना बफर इजराइल ने क्रिएट किया है, और जो सप्लाई चेन है वो हिजबुल्लाह की इस वक्त पूरी तरह से। अच्छा, और मधुरेंद्र, जो ग्रेटर इजराइल का सपना देखा गया है और उसकी जो बात एक बार फिर से आई है, तो इजराइल नहीं, ग्रेटर इजराइल का सपना, तो इजराइल बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कोई एक छोटी सी चूक उसे और 10 कदम पीछे कर दे इस मामले में, क्योंकि उसका फोकस क्लियर था जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन भार्गव सर, जब हम हॉर्मुज की बात करते हैं, वो एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है और सब इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भाई पहले आपने युद्ध के दौरान फीस ली, हम समझते हैं क्योंकि आपका अपना एक हित था, लेकिन अगर आप इस पे टोल लगाकर जहाजों को यहां से गुजरने देंगे तो ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। वो स्वेज नदी का हवाला देता है, ईरान कहता है कि जैसे उस पर एक आधिपत्य है ऐसे इस पर मेरा भी होना चाहिए। तो क्या ये मान्य होगा यूएन में भी? ये कहीं मान्य नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने अनक्लॉज की बात करी एग्रीमेंट की जी, वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इतने सी पैसेजेस हैं वर्ल्ड में, वो भी गाइडेड होते हैं, वो इसी अनक्लॉज एग्रीमेंट से गाइडेड होते हैं। तो ये सिर्फ ईरान या स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात नहीं है एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट ग्लोबल है। तो वहां पे आप इस एग्रीमेंट को वायलेट कर रहे हैं एसेंशियली, लड़ाई हो चाहे नहीं हो। ईरान का कोई हक नहीं बनता वहां से टैक्स लेने। इसलिए इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हिजबुल्लाह हो, ईरान हो, इनके पास जो वेपन्स की सप्लाई है उस पे हम लोग सोचें कि वो इतनी वेपन्स की सप्लाई हो कहां से रही है। हिजबुल्लाह को ईरान दे रहा है, ईरान को कोई और दे रहा होगा। अभी आपने खबरों में पढ़ा कि चाइना का कोई जो शिप है जी, वो ईरान की तरफ जा रहा है वेपन्स लेकर। अब इस टाइम पे यदि, और वो थर्ड कंट्री का फ्लैग पे जाएगा, वो चाइना का फ्लैग पे नहीं जाएगा, यदि खबरों को विश्वास किया जाए तो इसका मतलब यह है कि वेपन्स की सप्लाई। सर, लेकिन वो तो ईरान तो इससे इतर एक सिंपैथी कार्ड भी ईरान ने खेला ना कि भाई हमें जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी, हम पुनर्निर्माण करेंगे उन जगहों का जहां पर हमें नुकसान हुआ है, और वो कैसे होगा, वो टोल वसूल कर होगा। नहीं, ये आर्गुमेंट नहीं है। अनक्लॉज में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है या कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आपकी जो लॉस है वो आप किसी से जबरदस्ती किसी से। सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को। ईरान अमेरिका वार्ता से जुड़ी एक बड़ी खबर, 2 दिन तक खिंच सकती है बातचीत।
ये जानकारी मिली है कि 2 दिनों तक ये बातचीत जो है वो खिंच सकती है। आज और कल 2 दिनों तक शांति वार्ता संभव है, यानी 2 दिन के लिए इस पूरी बातचीत को शेड्यूल किया गया है। अब 2 दिन ये बातचीत होगी और ये हो सकता है कि आगे भी बढ़े। मधुरेंद्र, ऐसा हो सकता है कि 2 से 3 दिन भी हो जाए अगर सहमति नहीं बनती है तो? देखिए, बातचीत की जो शर्तें हैं वो काफ़ी व्यापक हैं और कंस्ट्रेंट काफ़ी ज़्यादा है, और सवाल इस बात को लेकर है कि दोनों पक्ष जो है वो दरअसल जो बातचीत के बिंदु हैं उस पर कितना एग्रीमेंट कर पाते हैं। अभी स्थिति जो देखी जाए उसमें बातचीत के टेबल पर दोनों आने के लिए तैयार हैं, इस्लामाबाद आ चुके हैं, लेकिन जिस तरह का कन्फ्रंटेशन दिखाई दे रहा है, जिस तरह का विवाद दिखाई दे रहा है, जिस तरह का तनाव दिखाई दे रहा है, उससे ऐसा नहीं लगता कि 2 दिन की बातचीत में भी इस मसले का समाधान हो जाएगा। ठीक है। और तो अमेरिका से बातचीत के लिए ईरानी डेलीगेशन पहुंचा हुआ है और इस डेलीगेशन के कई ऐसे चेहरे हैं जो अमेरिका से 1 to 1 अलग अलग मुद्दों पर करेंगे। सबको सबकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। तो जरा एक बार जान लीजिए कौन कौन है मौस्तबा के धुरंधर यहाँ पर। मोहम्मद बाकिर गालिबाफ स्पीकर है ईरानी संसद के। इनकी भूमिका क्या होगी? ये मुख्य वार्ताकार हैं, दरअसल यही हैं जिनकी अगुवाई में सारी वार्ता होनी है। अगला धुरंधर कौन है? अगला चेहरा है अब्बास अराक्ची, विदेश मंत्री हैं। लगातार इस बार उन्हीं की तरफ से बयान दिए गए ईरान के स्टैंड को लेकर। ये मध्यस्थ हैं, ये मध्यस्थ के तौर पर अपनी जो भूमिका है उसे निभाएंगे, यानी कैसे दोनों के बीच में समन्वय बिठाना है ये ईरान की तरफ से जो अराक्ची हैं वो करेंगे। अली अकबर अहमदियान डिफेंस काउंसिल के हेड हैं ये। इनकी जो भूमिका है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मतलब ये बताएंगे कि कैसे अब इस पूरी किस रणनीति के तहत आगे दोनों देशों को बढ़ना है इस जंग में, इस सीज फायर में। रजा अमीरी मोदगम ये पाक में राजदूत है। इनकी जो भूमिका है ये वार्ता के सूत्रधार है। आप ये कह लीजिए कि चाहे ये संदेश भेजेंगे या संदेश लेकर आएंगे, लेकिन अभी जो मेन वार्ता होगी उससे पहले का काम मैसेजिंग का पहुंचाने का वो ये करेंगे। अब्दुल नासिर हेमती ये गवर्नर हैं सेंट्रल बैंक के, और इनकी जो भूमिका है वो आर्थिक प्रतिबंधों पर बात करने की है, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि ईरान ने यही कहा जो आर्थिक नुकसान है उसकी भरपाई कैसे होगी। अगला धुरंधर कौन है? अगला चेहरा है अली बाघेरी कानी, उप विदेश मंत्री हैं। इनकी भूमिका क्या है? ये परमाणु वार्ताकार हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है इनकी। परमाणु वार्ताकार हैं, ये बताएंगे कि ईरान का अपना पक्ष क्या है, ईरान की शर्त क्या है और क्या ये अमेरिका की शर्त मानेंगे या नहीं, इसी दिशा में ये वार्ता करेंगे। इस्माइल अहमदी अध्यक्ष है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के। इनकी जो भूमिका है ये सुरक्षा सलाहकार है और ये सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो मसले हैं, फिर चाहे वो जल में हो, चाहे वो आसमान में हो या फिर जमीन पर हो, ये उस पर बात को आगे बढ़ाएंगे। तो सबको सबकी भूमिका सौंप दी गई है और मेरे साथ पूरा पैनल लगातार बना हुआ है। भार्गव मित्रा हैं, पूर्व राजनयिक हैं, मेजर जनरल रंजन महाजन हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। भार्गव सर, सबकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, जो पूरी धुरंधर जो ब्रिगेड पहुंची है मौस्तबा की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से किनकी वार्ता सबसे ज्यादा सार्थक होगी? क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले मैं इनको धुरंधर नहीं कहना चाहूँ जी। धुरंधर जो है आजकल उसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो गया है, तो मैं वो रेस्पेक्ट जो है वो इस डेलीगेशन को नहीं देना चाहूंगा। वो अपने कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वार्ताकार हैं, वो बात करेंगे। जैसा कि डेलीगेशन का कॉम्पोजिशन बता रहा है कि न सिर्फ मिलिट्री इश्यूज पे बट इकोनॉमिक इश्यूज पे भी बात होगी, स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे बात होगी। लेकिन जो शर्तें हैं ना, वो चाहे डेलीगेशन कोई भी हो, जो बेसिक शर्तें हैं और उन शर्तों पे जो असहमति है उसको पाटना है। इसका उद्देश्य नहीं है कि उसमें उसको नजदीक लाना है, वो डिफरेंसेस को। जितना डिफरेंसेस कम होंगे वो वार्ता उतनी सक्सेसफुल होगी। और पाकिस्तान का 2 ही रोल है, जैसा आपके उसमें रिपोर्ट में बताया कि वो है एक मैसेंजर, संदेशवाहक और आतिथ्य सेवा। उनको काम है हॉस्पिटैलिटी। बाकी जो टोटल जो काम है ना, उसमें पाकिस्तान कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान वहां बैठेगा, वेन्यू सप्लाई करेगा, खाना पीना सप्लाई करेगा, लॉजिस्टिक्स देगा और रिक्वेस्ट करता रहेगा कि हमारी बात मान जाओ, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की इज्जत है जी। इसीलिए जब तक कि शर्तें दोनों साइड की नहीं मानी जाएंगी, कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, तब तक यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और ये भी ध्यान रहे कि ये जो कॉन्वर्सेशन है, जो डायलॉग है, ये 1 या 2 दिन 3 दिन हो सकता है, बट मुझे ये नहीं लगता कि ये इसी राउंड में खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि अगला एक राउंड करना पड़े इनको, यदि डिफरेंसेस इतने डीप हैं। और जो शर्तें अमेरिका ने रखी हैं
और जो शर्तें इसराइल ने रखी है उसको ध्यान से हम लोग देखें तो वो बहुत मुश्किल शर्तें हैं। ये ऐसे, और दोनों पक्षों को अपनी यहाँ पहुंचने के पहले उन्होंने सोच रखा है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसा नहीं है कि उनको कोई सरप्राइज मिलने वाला है। जी। ये सारी तैयारी पूरी अच्छे से करके आए जी, और वो दिख भी रहा है, क्योंकि आप सोचिए ना कि डोनाल्ड ट्रंप बैक टू बैक 2 धमकियां दे देते हैं, जेडी वेंस अलग से अपनी बात को कह रहे हैं, तो ये तो बात है कि वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास वैकल्पिक प्लान है। रंजन सर, ये बताया जा रहा है, अभी तो जॉर्ज बुश युद्धपोत को लेकर उन्होंने कह दिया कि वो भी तैनात है और वो और आगे बढ़ रहा है। ये धमकी भी, तो धमकी और बातचीत साथ साथ चलेगी क्या? सर आपको अनम्यूट करना होगा, रंजन सर। सबसे पहले तो मैं भार्गव सर, जो उन्होंने बोला कि इनको हम धुरंधर ना कहें तो ठीक है, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट ये धुरंधर की कार्रवाई करने के लिए आए हैं। सर ये मौजतबा के धुरंधर हम कह रहे हैं, अपनी टीम के लिए तो वो उन्होंने वही कहा होगा ना। मेरे धुरंधर की कार्रवाई करने के लिए आए हैं और काफी बैलेंस तरीके से आए हैं। इनकी बहुत ही अगर आप इन्होंने पूरे 40 दिन में देखा होगा इनका रोल, किस तरीके से इन्होंने अपना अपना रोल निभाया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। एक कंट्री जिसको 2 अलग बड़ी कंट्रीज ने छोटी कंट्री को कॉर्नर कर रखा था, उसमें ये पर्सनैलिटीज हैं जो बैलेंस तरीके से लड़ाई को भी और डिप्लोमेसी को भी बैलेंस करते आए हैं। अभी आते हैं आपकी बात के ऊपर कि क्या लड़ाई और क्या डिप्लोमेसी इकट्ठी चल सकती है। तो ये एक स्ट्रेटजी है, एक वार स्ट्रेटजी है इनकी, डोनाल्ड ट्रंप की, कि एक तरफ से धमकियां देते रहो, एक तरफ से दूसरी बात करते रहो। तो ये कहीं ना कहीं उनकी फितरत में शामिल है। और जिस तरीके से अभी कंडीशंस बनी हुई हैं, अभी भार्गव सर ने बोला है कि बिल्कुल दुरुस्त, ये एक बार में खत्म होने वाली नहीं है। आज ये बातें होंगी, फिर ये गर्मा गर्मी में बातें खत्म होंगी, फिर रात को बैकडोर एंट्री होगी, फिर बैक चैनल से अप्रोच की जाएगी, उनको समझाया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान को कौन कंट्रोल कर रहा है? चाइना जी। तो चाइना पूरी डिस्कस करेगा, देखेगा, उसकी रिपोर्ट लेगा, फिर वो बताएगा कि अच्छा इनको ऐसे करो, अगर ये वाली बात इतना है तो इतने % में ले आओ, तो कल फिर बात जारी होगी। बट मैं भार्गव सर से बिल्कुल सहमत हूँ, ये बात बहुत लंबी चलेगी। ये दोनों देशों में कोई डील तो हो नहीं रही है सर, जो आप और भार्गव सर कह रहे हैं। आप देखिए सीज फायर पर आगे कैसे इस पूरे मसौदे को तैयार करना है, किन किन बातों पर ध्यान रखना है, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि हो सकता है कि अभी गर्मा गर्मी 2 दिनों में देखने को मिले, फिर बोले कि चलिए अगले चरण की इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ये पॉज है, ना कि रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन आने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। मधुरेंद्र, एक तो ये वाली बात, और दूसरी बात जो अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप का जो उनकी प्रायोरिटी थी, उसमें वो कोई दबाव ईरान पर नहीं बना पाए, ये तो हमने देख लिया। लेकिन क्या लेबनान को लेकर ईरान दबाव बना पाएगा अपनी इस बातचीत में? ऐसे हालात हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आपको लगते हैं? देखिए, इस पिच पर ऑलरेडी ईरान खेलता नजर आ रहा है। ईरान ने बार बार ये कहा है, और ईरान की तरफ से सबसे पहला मुद्दा यही है कि लेबनान में सीज फायर हो, और ईरान इस बात को लेकर पाकिस्तान पर भी दबाव बना रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान ने हमें भरोसा दिया था कि लेबनान में इजराइल सीज फायर करेगा और सीज फायर का हिस्सा होगा। लेकिन आप दूसरी तरफ अगर देखें तो नेतन्याहू ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इजराइल किसी भी कीमत पर जो है हिजबुल्लाह को इस बार नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह से इजराइल को थ्रेट है और इसलिए एक्शंस जारी रहेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका की अगर भूमिका देखें तो खुद ट्रंप ये कह चुके हैं कि वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस इसमें नहीं करने जा रहे हैं, और ऐसी कोई बात हुई नहीं है कि लेबनान में जो है वो दरअसल इजराइल को हमें रोकना है। तो क्या इजराइल को लेकर ट्रंप दबाव बनाएंगे या नेतन्याहू ट्रंप पे दबाव बना लेंगे? वो सक्सेस हो जाएंगे भाई, वो बोलेंगे कि नहीं, हमें पूरे लेबनान, हमें हिजबुल्लाह को खत्म करना है, हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा, हम नहीं मान रहे आपकी बात। देखिए, सीज फायर के दौरान साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका और इजराइल दोनों के रास्ते अलग अलग हैं ईरान के लिए, और इसीलिए नेतन्याहू लेबनान में अपने ऑपरेशंस को नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि उनके होम ग्राउंड पर उनके अपने पॉलिटिक्स के लिए ये बिल्कुल उल्टा पड़ जाएगा। क्योंकि जिस तरह से ईरान ने सीज फायर किया, अमेरिका ने ईरान के साथ सीज फायर किया, वो होम ग्राउंड पर ऑलरेडी उनके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है, क्योंकि विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि एक ऐसा सीज फायर जिसमें बीइंग ए स्टेक होल्डर इजराइल कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सवाल नेतन्याहू को एड्रेस करना है, और ऐसे में आप समझिए कि उनके लिए अब कुछ बचा है तो लेबनान बचा है, हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन बचा है। बिल्कुल, लेकिन भार्गव सर, इजराइल ये भी कह रहा है कि लेबनान के साथ वो बातचीत करने को तैयार हैं। वो ये भी कह रहा है कि अभी तक जो नहीं हुआ, 1948 के बाद से शायद पहली बार ऐसा हो जिसकी उम्मीद की जाए कि अब कभी जंग ही ना हो लेबनान में और इजराइल के बीच में। क्या ऐसा होता दिखता है आपको? देखिए, इस जो वार्ता हो रही है इसमें 2 मुद्दे हैं। उसमें से एक मुद्दा अमेरिका रिप्रेजेंट कर रहा है
और दूसरा मुद्दा जो है अमेरिका इजराइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पहला मुद्दा है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि अमेरिका का अपना मुद्दा है, वो इजराइल का मुद्दा नहीं। तो उस पर बातचीत होगी, वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। देखिए ये जो वार्ता है ये 2 पॉइंट्स पे ही अभी फिलहाल हो रही है होगी। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने नहीं खोला तो ये वार्ता फेल हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। एनरिचमेंट प्रोग्राम हो, सैंक्शंस हो, ये सब बात की बात है, ये सब सेकेंडरी टर्शियरी इश्यूज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यदि ईरान ने नहीं खोला तो वार्ता फेल हो गई, नंबर 1। नंबर 2, लेबनान जो है वो इजराइल का मामला है और वहां पे अमेरिका ने डेफिनेटली इजराइल को बोला हुआ है कि आपकी हितों की रक्षा हम करेंगे पाकिस्तान में। लेबनान पे जो चीज हो रही है, अब आप सोचिए कि ईरान इतना इंटरेस्टेड क्यों है लेबनान में। जी, ईरान को तो अपनी चिंता करनी चाहिए। ठीक बात। ईरान लेबनान में इसलिए इंटरेस्टेड है कि वो हिजबुल्लाह उसका प्रॉक्सी है। अब यदि लड़ाई हिजबुल्लाह को यदि अटैक करना है इजराइल पे और यदि हिजबुल्लाह को खत्म कर देगा इजराइल विद द हेल्प ऑफ अमेरिका, तो ईरान का हाथ, दाहिना हाथ कट जाएगा, ये क्लियर है। ये जो फ्रस्ट्रेशन उनको जो दिख रही है, और वार्ता शुरू होने के पहले संदेश ईरान ने दिया यदि आपने लेबनान पे अटैक नहीं करे तो ये वार्ता शुरू भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, वार्ता शुरू कर दी, उस पर भी प्रेशर पड़ा। ठीक है, चाइना डेफिनेटली बैकग्राउंड में है, तो सबको लेके बातचीत चल रही है। चाइना है तो याद रखें रशिया को ना छोड़ें। जी बिल्कुल। हम लोग नॉर्मली चाइना की बात करते हैं, बहुत ओवर्ट चीज है, बट रशिया और चाइना दोनों मिल के काम कर रहे हैं एज ए टीम इन फेवर ऑफ ईरान। और सर इतने मोर्चों पर लड़ने के बाद भी अगर ईरान का मोराल इतना हाई है, ईरान का कॉन्फिडेंस इतना हाई है, तो आपने कहा ना कि उसे हम इसको दरकिनार नहीं कर सकते, फिर चाहे उसमें चीन हो या फिर रूस हो। मेरे पास समय इतना ही था। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। रंजन सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मधुरेंद्र आपका भी धन्यवाद।